आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अक्सर कहते हैं कि सरकार अगर बदलती है तो बदलने का एहसास होना चाहिए। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार आने के बाद युवा उस एहसास को महसूस कर पा रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि गहलोत सरकार के दौरान कहा जाता है कि 19 पेपर हुए और उनमें से 17 लीक हुए। उस दौरान 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य हमेशा अंधकार में नजर आया, लेकिन भजनलाल सरकार के आने के बाद स्थिति बदलती नजर आई। एक तरफ पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा गया और दूसरी तरफ सफलतापूर्वक पेपर कराए गए। तो क्या वाकई में एक्शन में सरकार से माफियाओं के अंदर खौफ बरकरार और क्या इससे स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही स्थिति बदलती हुई नजर आई। भूमाफिया पर एक तरफ शिकंजा और दूसरी तरफ पेपर लीक माफिया पर कंट्रोल करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। लगातार गिरफ्तारियां हुई, कई पेपर लीक को लेकर खुलासे हुए। हाल ही में एसडीएम को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा के अंदर बैठा था। क्या वाकई में जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है उसमें क्या बड़े मगरमच्छ भी शिकार हो रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष शर्मा जी हैं। शुरुआत योगेंद्र जी आपके साथ। जिस तरीके से गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हुई, क्या वाकई में आपको लगता है कि इससे राजस्थान में माहौल बदला है कि भाई निष्पक्ष तरीके से बिना पेपर लीक हुए एग्जाम कराए जा सकते हैं? और क्या इस सरकार ने उस डूबते हुए एक विश्वास को वापस कायम किया है जो बीती सरकार के दौरान डूबता नजर आया? देखिए विजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो साल भर डेढ़ साल पहले से जो पूरे राजस्थान में उथल पुथल मच रही थी, परीक्षाओं की पेपर लीक की मच रही थी, उसके अंदर विराम तो आया है जी। और अभी ये तो नहीं कह सकते कि साहब मगरमच्छ पकड़ लिए हैं, लेकिन हाँ ये सेम ही मगरमच्छ जरूर पकड़ में आए हैं जो डमी कैंडिडेट बन के बैठे थे। अब मान लीजिए नरपत राम है और ये इस तरह के लोग जो थे जिन्होंने अपनी पत्नी को दूसरे की परीक्षा दिलाने के लिए बिठा दिया और 15 लाख रुपए दे दिए। इस तरह के मसले चलते आए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो बयानवीर मंत्री थे जो पहले बयान दिया करते थे कि साहब तैयार रहो एक पार्टी के अध्यक्ष को कि हम मतलब जेल के अंदर भेज देंगे और वो कर देंगे, ये इस तरह की बातें बचकानी है और बचकानी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। साडू साडू खेल रहे हैं फलाना धिमाका, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जबकि करोड़ी लाल जी ने एक लिस्ट बनाकर दी जिसमें आरएस परीक्षाएं हैं, आरपीएस परीक्षाएं हैं, एसआई से संबंधित नामजद उन्होंने वीके सिंह साहब को दिया और गृह राज्य मंत्री को दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रोक तो लग गई है, लेकिन पुरानी जो एसआई भर्ती परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर ये शिक्षा भर्ती परीक्षा है जिसमें एमबीबीएस का लड़का भी डमी कैंडिडेट बन के बैठ गया, ये एसडीएम जो है ये भी डमी कैंडिडेट बन के बैठा है। ऐसी चीजों को रोका तभी जा सकता है जब ये गेहूं में से गेहूं बीन के रख देंगे और उसके लिए हमारी जो एसओजी है उसके पास इतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन होने चाहिए। आप देखिए रोज प्रतिदिन एक ने एक पकड़ में आ रहा है, उसका लिंक किसी दूसरे से पकड़ में आ रहा है। अभी आपको बताऊं उदयपुर का जो पुरुषोत्तम दादीच है वो तो पकड़ में नहीं आया। अभी वो उसको रामूराम रायका ने 1 महीने पहले पेपर दे दिए हिंदी के और विज्ञान के, तो वो पकड़ में नहीं आया। इसी तरह से कई ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं और उनकी चैनल कहीं कहीं और लोगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन उस पूरी कड़ी का एक हिस्सा तो सरकार या कहीं की हमारी जांच एजेंसियों के हाथ में आ गया है। नहीं ये तो सही है, लेकिन ये एक कड़ी, इस तरह की तो बहुत कड़ियां हैं। आप देखेंगे कि 807 जो है
अभी बेकार बैठे हुए हैं सब इंस्पेक्टर। आप देखिए उनका भविष्य क्या होगा। उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, न तो सरकार को चिंता है न माननीय न्यायालय को चिंता है कि भाई इसको करना क्या है हमको। ठीक है, हमारे साथ सुभाष शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुभाष शर्मा जी, मैं राजनीतिक बयानों पर बहुत ज्यादा इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि वो एक चुनाव के दौरान राजनीति से प्रेरित भी होते हैं और कुछ सबूतों के आधार पर भी होते हैं, लेकिन जांच लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय प्रणाली के माध्यम से ही होती है और उस पर सबको विश्वास होना चाहिए। मेरा सवाल यह कि क्या जिस दिशा में हमारी जांच एजेंसियां बढ़ रही हैं, जिस दिशा में बढ़ते हुए हर 2-4 दिन में गिरफ्तारी होती है, आपको लग रहा है इससे बच्चों के अंदर इकबाल बुलंद होगा, सरकार का खोया हुआ विश्वास लौट रहा है, बच्चे भरोसा कर रहे हैं कि भाई बिना पैसे दिए भी परीक्षा में बैठा भी जा सकता है और उसको क्लियर भी किया जा सकता है? ये आप जो बात कह रहे हैं इसमें ये अभी जो प्रदेश में सरकार है इसके आने के बाद से ये अब माहौल जरूर बनने लगा है, लोगों में थोड़ा विश्वास आने लगा है कि सरकार की नीयत तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ यह आ रही है कि नीयत के साथ में जो एक्शन होना चाहिए, जिस तरह की त्वरा होनी चाहिए एक्शन में, वो लैग कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, छुटपुट कार्रवाइयां हो रही हैं, रोज लोगों के उसमें भी जा रही हैं, बातें भी हो रही हैं, पब्लिक टॉक्स भी हैं और ओपिनियन मेकर्स में भी ये चर्चा है कि भाई ठीक है सरकार की नीयत तो ठीक है, कहीं कोई इंटेंशन तो उस तरह का नहीं लग रहा है कि जिसमें कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के साथ या ऑर्गेनाइज्ड पेपर माफिया के साथ में कहीं कोई सरकारी लोगों की मिलीभगत दिखाई दे रही हो। ऐसा तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है। सरकार की नीयत दिखाई दे रही है, लेकिन जो जांच एजेंसी का काम है या सरकार का भी जैसे इंस्ट्रक्शंस का काम है, बोल्ड जिसको स्टेप लेने की बात है, वो थोड़ी सी लैग कर रही है। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है साहब कि इसका जो कारण है वो क्या है। बेसिकली समाज में ही लोग हैं, समाज के ही लोग हैं जो राजनीति में जाते हैं, समाज के ही लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, समाज के ही लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त भी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे में से ही जाते हैं। तो बात यहाँ ये आ रही है कि आखिर होता क्यों और इसका इलाज क्या है। कोई सरकार आ जाए, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, बात यहाँ ये आ रही है कि इससे निपटा कैसे जाए। ये जो कोचिंग का जो एक संजाल बुन गया है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड एक तरह का मसला हो रहा है, आज की बात नहीं है, ये 25 साल पहले की बात मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। एक स्कूल संचालक ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बताया कि एक कोचिंग संस्थान वाले आए और उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए ऑफर किए कि हमें केवल आप 10 मिनट पहले पेपर दे दो। ये तो स्थिति 25 साल पहले की थी। अब आप सोचिए जरा कि ये जो सेंटर्स बनाए जाते हैं इनकी सिक्योरिटी का क्या आलम है। ये जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं इनमें सेंटर्स कौन चूज करता है, ये कहां कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। सर इसी नेक्सस को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ कमी आई है? वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रताप राव जी, मैंने योगेंद्र जी को और सुभाष जी को इसलिए पैनल में पहले लिया ताकि स्थिति जांच के हिसाब से भी और राजनीतिक हिसाब से भी स्पष्ट हो। अब जरा ये बताइए, क्या वाकई में जिन बड़े मगरमच्छों का जिक्र बार बार किया जाता था, क्या उसके हम नजदीक पहुंच चुके हैं, या वो बड़े मगरमच्छ कभी थे ही नहीं, या वो बड़े मगरमच्छ वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं बल्कि जिस तरीके से सुभाष जी कह रहे हैं उस तरफ हो सकते हैं? विजेंद्र, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बजरलाल जी की जो सरकार जब आई, जो राज्य में परिस्थितियाँ क्या थी, आम युवा का विश्वास खत्म हो चुका था, सड़कों पर था, अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, उसे लगता नहीं था कि परीक्षा देने जाएगा तो उसका सिलेक्शन भी होगा और वो मेहनत करेगा, दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। किस तरह के हालात थे। तो भाजपा सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे पहले ये था कि उन युवकों का विश्वास वापस व्यवस्था पर लौटे और इसके लिए कितने 146 टेस्ट हो चुके हैं एग्जामिनेशन, उनमें एक में भी लीकेज नहीं हुआ भजनलाल जी की सरकार में। तो ये एक व्यवस्था बताती थी कि व्यवस्था किस तरह से बदल दी गई, आम लोगों का विश्वास, छात्रों का विश्वास और परीक्षार्थियों का विश्वास किस तरह से लौटने लगा है। दूसरी बात, 146 पेपर सर, 146 परीक्षाएं हो चुकी हैं अलग अलग, 146 अभी तक भजनलाल जी की सरकार छोटी बड़ी साल के अंदर 19 ही परीक्षाएं हुई। नहीं, वो तो आरपीएससी की थी, मैं कह रहा हूं छोटी बड़ी सारी जो मिलाकर 146 परीक्षाएं हो चुकी हैं सिलेक्शन की, उनमें से एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये डाटा है, मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, अभी सुभाष जी कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि राजनीतिक लोग, और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे वो कोचिंग सेंटर्स पे डाल रहे थे, ये एक बड़ा माफिया कहीं ना कहीं बन चुका है। लेकिन केवल कोचिंग नहीं,
सरकार की जो मंशा होती है, सरकार में जो बैठे लोग होते हैं, क्योंकि अभी ये पेपर लीक के माफियाओं को जब पकड़ने निकले हैं तो पता लग रहा है कि सबके लिंक कहीं ना कहीं जो अधिकारी या सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े हुए थे वहीं सीधे सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब जब इस तरह के लोगों को सपोर्ट सरकार से मिलता है, सरकार में बैठे लोगों से मिलता है, तभी इस तरह की कार्रवाइयां दो नाम होती बताइए है। सर, जो तो बड़े देखिए, अधिकारी हो या उस वक्त के सत्ता में बैठे नेता हो, जिनसे इसी बारे में पूछ लिया होगा कि भाई आप तक लिंक आ रहे हैं, जरा जांच के दायरे में आ जाइए। पकड़े गए हैं ना, देखो विजेंद्र जो पकड़े गए हैं उनमें अधिकारी भी हैं, और अभी लेटेस्ट एसडीएम का मामला तो आया ही है। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो साफ साफ कि जब तक उनका सपोर्ट नहीं होता है इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और भजनलाल जी की सरकार ने इस बात को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि अब वो सहन नहीं होगी। जीरो टॉलरेंस के लेवल पे आ चुके हैं, इसलिए जो परीक्षाएं हैं वो अब निर्बाध हो रही हैं, कोई बाधा नहीं है उनमें, कोई लीकेज नहीं है। देखिए ये सरकार की मंशा होती है, सरकार की जो मंशा होती है वो सीधी सीधी दिखाती है। हमें बच्चों को न्याय देना था, हमें युवाओं को न्याय देना था, हमें परीक्षार्थियों को न्याय देना था, जिनके साथ गहलोत की सरकार ने अन्याय किया। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, क्या वाकई में आप मानते हैं कि भाई आपके दौर के अंदर सरकार खुद इतनी जटिलताओं के अंदर फंसी हुई थी कि ध्यान ही नहीं दे पाई, वो सरकार खुद की बचाए या बच्चे के भविष्य को बचाए, और इसलिए ज्यादातर एग्जाम आपके दौर में रद्द हुए इस वजह से क्योंकि लीक हुए? और दूसरा, क्या वाकई में आपको लगता है कि बीते 6 महीने या साल या 1.5 साल के अंदर परीक्षाएं ठीक तरीके से हो रही है बतौर राजस्थानी आपको? देखिए विजेंद्र जी, बीते 1.5 साल में 2 चीज़ें हुई। एक तो राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो परीक्षा कराई, जो खास करके रीट का नाम बार बार लिया जाता है कि हमने तो दोबारा भी करा दी थी, वो परीक्षा दोबारा हुई और बच्चे उसमें नौकरी भी पा गए। 50 की जगह 60,000 कराई थी। और आपको याद होगा बहुत सीबीआई से जांच कराने की मांग हुई थी, और आज इसी सरकार ने जो उस वक्त मांग करती थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही उन्होंने हमारी द्वारा कराई गई जांच को वैलिडेट किया, उसको सत्यापित किया कि ये सही जांच हुई है, इसमें सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं। हलफनामा सरकार का हाईकोर्ट में। सर जांच एजेंसियां, सुनिए, हमने तो कहा ना, थोड़ी ना करती है सर। हमने कब कहा कि जांच एजेंसी? हम कब कह रहे हैं कि भजनलाल जी जांच कर रहे हैं? की जो जांच एजेंसी थी उन्होंने जांच की, ऐसा ही ना? आरोप तो हम पर लगाया। आज किसको कह रहे हैं? आज भजनलाल जी का नाम ले रहे हैं, आज एजेंसियों का नाम ले रहे हैं क्या? हम भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां काम कर रही थी उस वक्त, तब भी सही कर रही थी, आज भी सही कर रही हैं। और जब हमने कहा कि जांच एजेंसी ने सही काम किया, जांच कर ली गई है, 200 से अधिक जो है जांच एजेंसियों ने उस वक्त हमारी सरकार के समय जो पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए लोग थे, जिनकी जड़ें गहरी थी, जो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में पेपर लीक करा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया। और करने के बाद आज उस बात को पुख्ता किया इस बीजेपी सरकार ने ही किया। दूसरी चीज, आरपीएससी को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे, निरस्त इसको भंग कर देना चाहिए, इसको रिस्ट्रक्चर कर देना चाहिए। सारी चीजें हुई थी, बीजेपी ने तो किया ना, आपके नेता ने यात्रा निकाली थी, बीजेपी के नेताओं ने किया, हुई नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा सही है तो उसको भी माना। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि आज बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं, एसआई परीक्षा को लेकर भी हो रहे हैं, बड़ी सिफारिशें भी हो गई है, एसओजी के एसआईटी की भी हो गई है, सब कमेटी जो कैबिनेट की थी उसकी भी हो गई है, नहीं हो रही ना निरस्त, बल्कि बेल पा करके लोग बाहर आ गए। और आप बताइए, अगर आप इतनी बड़ी बात करते हैं तो भाजपा की वर्तमान सरकार में आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का, सीड कॉर्पोरेशन का, एनसीसी का, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का ये पेपर तो लीक हुए। आरएस का पेपर जो खुला वहाँ पर बटा तो लिफाफा खुला हुआ मिला था, जाँच भी नहीं हुई उसकी। इस तरह के बहुत पेपर जो है गड़बड़ियाँ हुई हैं और होती रहती है, क्योंकि हमने ये कहा कि सरकार ने ये एक बड़ी जड़ जो है गहरी राजस्थान में जमा ली थी, पूरे देश में जमा ली। और इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी का पेपर आउट हुआ या नीट का पेपर आउट हुआ, तो उन्होंने भी कहा कि पूरे देश में जरूरत है। जब हमने कानून बनाया था तो उसको कोई मान नहीं रहा था कि हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। बाद में केंद्र सरकार ने भी जब पेपर आउट हुआ तो माना, पूरे देश की एक समस्या इसको बताया। आप ये कह रहे हैं कि भाई इतनी समस्या जटिल थी कि 19 में 17 पेपर रद्द हो गए, सरकार नहीं रोक पा रही थी। इतनी 19-18 से अगर आप 12-13 से के ऊपर, पूरी सरकार के नियंत्रण के ऊपर पेपर लीक माफिया इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे, हर पेपर लीक हो रहा था। हर पेपर लीक नहीं हुआ। अगर 2.5 लाख भर्तियां की ना विजेंद्र जी, तो पेपर लीक हो गए होते हैं तो एक भी भर्ती नहीं होती। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। 2013 से 18 के बीच में आरएस का पेपर लीक हुआ, एलडीसी का पेपर लीक हुआ, पीएमटी का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और हाईकोर्ट में जाकर के लोगों ने रद्द कराए।
हमने तो सुनते ही या जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियों के जैसी जानकारी मिली, हमने खुद ने जनता के भी जाकर के घोषणा की पेपर लीक हुआ है और हमने रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई। अच्छा, ऐसा क्या है, मैं बस एक और सवाल आपसे, ऐसा क्या है कि भाई 1.5 साल से कोई भी बेरोजगार आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है? वरना मुझे भी 14 साल हो गए हैं सर, बीते 5 साल में जितने बेरोजगारों ने आंदोलन किए हैं उनको शायद उंगली पर ना गिन पाए हम। क्या वजह रही फिर? देखिए भाई मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं। अभी तो विजेंद्र जी परीक्षाएं हो जाने दीजिए ना, भर्ती परीक्षाएं जो कैलेंडर जारी हुआ है, अभी 4 लाख भर्तियां देनी है, कहाँ है वो कैलेंडर भी सामने आ जाएगा और जब परीक्षा होंगी तो भी सामने आ जाएगा। हम तो चाहते हैं और हम तो ये भी चाहते हैं कि जारी है, सुनिए, हम तो ये कहते हैं कि भर्तियां भी करो और पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो। जो सपोर्ट चाहिए हमारा सपोर्ट है, हम तो पहले भी कर रहे थे। हमने तो केंद्र सरकार से मांग की थी कि पूरे देशव्यापी अभियान चलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12 पेपर, उत्तराखंड में 7 पेपर, गुजरात में 14 पेपर लीक हुए थे, यही भर्ती परीक्षाओं अच्छे खासे पेपर लीक हुए थे, हरियाणा में हुए थे। तो ये ही भाई क्या वाकई में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें, क्योंकि हम पेपर लीक को लेकर कई डायमेंशन पर बात कर चुके हैं कि भाई कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, किन सेंटर्स को चिन्हित करना चाहिए, उन सेंटर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्या इस दिशा में सरकार काम कर रही है? देखिए, पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें सारी की सारी खबरें भी आई और किस तरह की व्यवस्था की गई, किस तरह से पेपर गए, कहाँ रखे गए, सारी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि स्वर्णिम जी ने वास्तव में एक निष्पक्ष नेता की तरह अभी बात रखी। उन्होंने कहा कि एसओजी और जो जांच है सारी सही दिशा में चल रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम यही कह रहे हैं, जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि भजनलाल जी की सरकार किसी भी जांच में अड़ंगा नहीं अड़ाती है, कहीं भी जांच में कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, और इसे ये स्वर्णिम जी भी मान रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आम जनता का विश्वास, आम जनता का विश्वास जो है ना बढ़ रहा है, आम जनता का विश्वास बढ़ रहा है। और मेरा यही मानना है, देखिए, हम किसी भी दल के हों, हम किसी भी विचारधारा को रखते हों, लेकिन आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के भविष्य के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, उनका बढ़ते विश्वास के लिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं को देश संभालना है, तो ऐसे में उनको कमजोर करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो एक लाइन में बताइए, बड़े मगरमच्छ का तात्पर्य क्या है और क्या हम उस तक पहुंच पाएंगे कभी? बिल्कुल, छोटे छोटे भी पकड़े गए हैं, बड़े भी पकड़ में आ रहे हैं, निश्चित तौर पे पकड़े जाएंगे। और भजनलाल जी की सरकार 5 सालों के अंदर इस पूरी की पूरी जो माफिया व्यवस्था है, जो लीकेज की माफिया व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी, खत्म कर देगी, और ये बीजेपी की सरकार में कभी कोई सिर नहीं उठा पाएगा। ठीक है, सुभाष शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, थोड़ा संक्षेप में, क्या वाकई में, क्योंकि हमने बीते 5 सालों के अंदर देखा है गहलोत सरकार के दौरान हर 2 महीने 3 महीने के अंदर बेरोजगारों के आंदोलन होते थे, जो परीक्षा रद्द हो जाती थी वो आंदोलन होते थे, और सरकार के जाने के पीछे इसको भी एक बड़ा कारण माना गया। तो सरकारें समझती तो होंगी इस चीज को, आपको लगता है कि जो हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा, और हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार की विल पावर, हमारी ब्यूरोक्रेसी वो तय कर चुकी है कि हम पेपर को लीक होने से रोका जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा? बिल्कुल, आपने ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असल बात यहाँ यह है कि इकबाल की बात है, प्रदेश के हमारे नौजवानों में, भविष्य के जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उसमें एक इकबाल जरूरी कायम होना है कि सरकार सही है, सरकार निष्पक्ष है। जहां तक बात अशोक गहलोत सरकार की है, तो अशोक गहलोत सरकार में अशोक जी की स्थिति जैसी भी हम सब जानते हैं कि 3.5 साल तक वो सरकार को बचाने में और अपने मैनेजमेंट में लगे रहे। तो जो प्रशासन था, जो उनके लोग थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो साइकोफेंट्स थे, उन्होंने फायदे उठाए। और साइकोफेंट्स, कई बार क्या होता है कि साइकोफेंट्स कई लोगों से मिल जाते हैं। अब इसमें सरकार का जो सुप्रीम है उसकी चाहे नियत ना हो, लेकिन जो लोग साथ लगे हुए होते हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहकर इस तरह के कारनामे कराते हैं। बात यहाँ ये उठती है कि इन कारनामों से बचा कैसे जाए। सरकारें जैसे भी, देखिए, सरकारों के जो लीडर होते हैं, आज भी जो सरकार को लीड कर रहे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ प्रदेश की जनता भी जानती है कि भाई सरकार का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो आसपास लगे हुए लोग हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको किस तरह से रोका जाए। दूसरी बात, यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा कोचिंग्स को हम जिसको कहते हैं नियमितीकरण करें इसका। और हालांकि इसमें कोचिंग में भी कई तरह की बातें जो कानून बनाने की तैयारी हो रही थी सर, हो सकता है अगले सत्र तक उसको लाया जाए। वापस मैं आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि आपने एक अच्छी तरफ इशारा किया कि भाई हमें अपनी एजेंसीज को मजबूत करना है, इतना मजबूत कि हम अपराधी तक मिनिमम टाइम में पहुंच सके। तो 1 या 2 रिकमेंडेशन दीजिए सर जो होने चाहिए। देखिए, इसका रिकमेंडेशन ये है
कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी हैं और जो उनके प्रभारी अधिकारी हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करें। देखिए, मैं क्षमा चाहूँगा, बाबूलाल कटारा पहले कांग्रेस राज में गिरफ्तार हो गए, रामूराम रायका अभी गिरफ्तार हुए हैं, और एक ये हनुमाना राम गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कोई भी बड़ा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ, न उनसे कोई पूछताछ की गई। भूपेंद्र यादव का नाम आया, मंजू शर्मा का नाम आया, संजय श्रोत्री का नाम आया। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में